में जैसे जैसे दूसरे चरण का चुनाव की तारीख करीब आ रही है, नेताओं के दावे, चेतावनी और ललकार भी बढ़ते जा रही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने नॉर्थ 24 परगना में हुंकार भरी कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को ना भूले हैं और ना ही भूलेंगे। बीजेपी सरकार आने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मारकर भगाएंगे। सीएम हिमंता ने कहा, गुंडों से मत डरो, 4 मई को बीजेपी की सरकार आएगी, तब पुलिस गुंडों को प्रोटेक्शन नहीं देगी। ये गुंडे भागकर बांग्लादेश आएंगे और फिर वापस नहीं आ पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ 24 परगना में दावा किया कि इस बार बंगाल में बीजेपी का ही सीएम बनेगा। भवानीपुर में ममता के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, वो अपने खुद की सीट नहीं बचा पाएंगी। अमित शाह ने कहा कि इस बार घुसपैठिया और कटमनी सिंडिकेट का सफाया होगा। बंगाल में जब तक एक भी बीजेपी कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। बंगाल में दूसरे चरण की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। फर्स्ट फेज में ऐतिहासिक 92% वोटिंग को सीएम ममता ने टीएमसी के पक्ष में बताया। ममता ने कहा, पहले चरण में ही टीएमसी को क्लियर मैंडेट मिल गया है। तो वहीं पीएम मोदी की हुगली नदी में वोट राइट पर भी ममता ने तंज कसा। ममता ने कहा, हमारी नदियां साफ है, इसलिए पीएम मोदी वोट राइट कर पा रहे हैं। सबको पता है उन्होंने दिल्ली में यमुना का क्या हाल कर रखा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की बंपर वोटिंग के बाद बीजेपी के नेता दूसरे दौर के जबरदस्त प्रचार में जुट गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज जमालपुर और श्यामपुर में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही हावड़ा और टॉलीगंज में रोड शो कर वोट अपील करेंगे। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज नवद्वीप, कटवा और बागदा में ताबड़तोड़ रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज बरानगर, अशोकनगर, हुगली और हावड़ा में 4 रोड शो कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे दूसरे दौर की वोटिंग करीब आ रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी तेजी से प्रचार में जुट गए हैं। राहुल गांधी आज कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी आज दोपहर 2 बजे हुगली के श्रीरामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि कोलकाता के शहीद मीनार पर 3:15 बजे जनसभा करेंगे। राहुल शाम 4:30 बजे दक्षिणी 24 परगना के मेतिया ब्रुच में जनसभा के दौरान वोट अपील करेंगे। आम आदमी पार्टी से अलग हुए 3 राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल का बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया और बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। हालांकि तीनों के अभी बीजेपी में शामिल होने में तकनीकी अड़चन है। तीनों राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और इसीलिए राज्यसभा के सभापति की मंजूरी के बाद ही तीनों आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 4 और सांसद स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी भी जल्द ही औपचारिक तौर पर बीजेपी का दामन थामेंगे। आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। राघव चड्ढा की अगुवाई में 2/3 यानी 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया है। राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए आप और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। राघव ने कहा कि मैं हमेशा से ये सही था, बस पार्टी गलत चुन ली। मैंने इस पार्टी को अपने 15 साल दिए, लेकिन केजरीवाल ने सियासी फायदे के लिए पार्टी का गलत इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी अब करप्ट लोगों के हाथ में है। पार्टी के संसदीय दल में बड़ी टूट को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धक्का किया। वहीं संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब में ऑपरेशन लोटस का दावा कर दिया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर पार्टी को तोड़ने की साजिश की। जनता इन गद्दारों को कभी नहीं भूलेगी। बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, खेला दिल्ली में हुआ और सियासत पंजाब की गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी में शामिल हुए तो शिरोमणि अकाली दल को भी निशाना लगाने का मौका मिल गया। विक्रम मजीठिया ने जो तो ये तक दावा कर दिया कि जल्द ही भगवंत मान भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बंगाल चुनाव के बीच दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा में 73 विपक्षी सांसदों ने उपसभापति को एक लेटर लिखा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और टीएमसी नेता सागरिका घोष ने ये नोटिस सबमिट करवाया है। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार पर पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी 27 और 28 अप्रैल को सिक्किम के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम सिक्किम के पूर्ण राज्य के रूप में 50 साल पूरे होने पर समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी पहले 27 अप्रैल को गंगटोक में 3 किलोमीटर का रोड शो करेंगे और दौरे के दूसरे दिन पालजोर स्टेडियम में समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी इस दौरान राज्य के लोगों को कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। पीएम के दौरे को लेकर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह मामला सिर्फ मानहानि का नहीं है बल्कि फर्जी दस्तावेज रखने से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा पवन खेड़ा जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस को उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा ने राजनीतिक फायदा लेने के लिए निर्दोष महिला को घसीटा, जो सही नहीं है। गुजरात के डायमंड सिटी सूरत में एक नाबालिग के साथ छेड़खानी के बाद शुक्रवार को लोगों का गुस्सा भड़क गया। नाराज भीड़ ने अल्थन थाने का घेराव कर दिया और नारेबाजी करने लगे। आरोपी के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे लोगों के पुलिस के साथ भिड़ंत भी हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। विधायक मनु पटेल ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों ने शांति बनाने की अपील की लोगों से। और दरअसल ये पूरा मामला एक नाबालिग के साथ छेड़खानी के बाद शुरू हुआ था। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन फिर लोगों का गुस्सा भड़का तो पुलिस वैन से आरोपी को उतारकर उसकी पिटाई की। पुलिस बड़ी मुश्किल के बाद आरोपी को थाने ला पाई। उसके बाद लोगों ने थाने की घेराबंदी कर दी। देश की राजधानी दिल्ली बीती रात 3 अलग अलग इलाकों में आग की घटना से दहल गई। पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क में देर रात एक मकान में आग लगी है और तेजी से फैली और 3 बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तीनों इमारत खाक हो गई थी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके के पास झुग्गी बस्ती में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बीती रात हुए हादसे में घरों में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया। अब तक किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। कानपुर में बीती रात कार गैराज में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते देखते आग ने पूरे गैराज को अपने चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, हालात पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में एक कार की टक्कर बैटरी रिक्शा से हो गई, जिससे रिक्शा पलट गया। हादसे में रिक्शा चालक और 5 यात्री घायल हो गए हैं। कार चालक ने तुरंत सभी घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान रिक्शा चालक ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरिद्वार के कांगड़ी गांव में 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद 40 फीट गहरे बोरवेल से शख्स को रेस्क्यू किया गया और तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और फायर सर्विस ने मिलकर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पंजाब के मोहाली में जिला प्रशासनिक परिसर में नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले से बचने का अभ्यास कराया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बीती रात 8 बजे से 8-10 बजे तक ये ड्रिल की गई। इसके जरिए लोगों को जागरूक करने और आपातकालीन तैयारी बढ़ाने की पहल की गई। इस मॉक ड्रिल का आयोजन जिला प्रशासन की तरफ से किया गया था। देहरादून के परेड ग्राउंड से नारी आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, परिवारवादी पार्टियों ने महिलाओं का हक छीनकर जश्न मनाया। कांग्रेस सपा अपने परिवार की महिलाओं को छोड़कर किसी का भला नहीं चाहती। आने वाले चुनाव में इसका हिसाब होगा। सीएम धामी ने राहुल गांधी को दुर्योधन और अखिलेश यादव को दुशासन तक कह दिया। संबोधन के बाद सीएम खुद सड़क पर उतरे। इस दौरान भी हजारों महिलाओं का काफिला सीएम के साथ चलता दिखा। विपक्ष के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की गई। यूपी में झुलसाती गर्मी के बीच योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। घरेलू कनेक्शन और कमर्शियल कनेक्शन वाले यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। 1 किलोवाट तक का इस्तेमाल करने वालों को मीटर रिचार्ज करने के लिए 30 दिन की राहत मिली है। मतलब अगर बैलेंस नेगेटिव हुआ तब भी 30 दिन तक कनेक्शन काटा नहीं जाएगा, जबकि 2 किलोवाट तक का इस्तेमाल करने वाले कमर्शियल यूजर्स को 200 रुपए का नेगेटिव बैलेंस होने तक सेवा मिलती रहेगी। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता की शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची देर रात पाकिस्तान पहुंच गए हैं। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर अरागची का पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने स्वागत किया। हालांकि ईरान और पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के साथ बातचीत की पुष्टि नहीं की गई है। अरागची ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को दौरे की जानकारी दी है। अमेरिका ने ईरान के साथ एक बार फिर से इस्लामाबाद में शांति वार्ता के संकेत दिए हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट के मुताबिक इस बार अमेरिका के विशेष दूत स्टीव पिचकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ईरान के साथ बातचीत करेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका ईरान को एक और मौका देना चाहता है, इसलिए विचकॉफ और कुशनर पाकिस्तान जाएंगे और उम्मीद है कि इस बैठक से कुछ सकारात्मक नतीजे निकलेंगे।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान में अमेरिका के एक्शन की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर भरपूर आर्थिक और सैन्य दबाव बनाया है और इजरायल अमेरिका के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि लेबनान में इजरायल ने पूरी आजादी से काम किया है। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर शांति दिशा में की जा रही ऐतिहासिक कोशिशों को नाकाम करने का आरोप लगाया। गाजा में सीजफायर के बावजूद इजरायली सेना के हमले लगातार जारी है। गाजा के 3 अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार को इजरायली बमबारी में एक बच्चे और एक महिला सहित 11 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने पहला ड्रोन अटैक उत्तर पश्चिमी गाजा में किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जबकि उत्तरी गाजा में हुए दूसरे हमले में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। इजरायल ने तीसरा बड़ा हमला दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में पुलिस की एक गाड़ी पर किया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के ओक्लाहोमा में शुक्रवार को एक शक्तिशाली टोर्नेडो का कहर दिखाया। एनिड क्षेत्र में तेज हवा और आसमानी बिजली की चमक से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। टोर्नेडो जब थमा तो भारी तबाही नजर आई। तकरीबन 40 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि एक एयरफोर्स बेस और साथ ही कई मकान भी इसमें तबाह हुए और हालांकि किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है। कुछ लोगों को मामूली चोट आई। ज्यादातर लोगों ने टोर्नेडो के आते ही तहखानों में छिपकर अपनी जान बचाई। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। आज के पहले मैच में दिल्ली और पंजाब के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से ये मैच होगा। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर है। अब तक 35 मैचों में से 37 मैच जीतकर दोनों टीमें बराबरी पर है। अब एक मैच का कोई नतीजा हालांकि नहीं निकला। अब देखना यह होगा कि इस मैच में कौन जीतेगा। सुपर सैटरडे में आज के दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच होगा। जयपुर में शाम 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में राजस्थान तीसरे और हैदराबाद चौथे नंबर पर काबिज है। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच अब तक 22 बार टक्कर हुई। हैदराबाद ने 13 बार जीत हासिल की, जबकि राजस्थान को 9 मैचों में जीत हासिल हुई। आईपीएल में बेंगलुरु ने 5वीं जीत दर्ज की है। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया है। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है आरसीबी। विराट कोहली को उनके शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। गुजरात ने पहले खेलते हुए 206 रनों का लक्ष्य दिया था। बेंगलुरु ने 7 गेंद शेष रहते हुए मैच जीत लिया। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने 81 रनों की पारी खेली। देवदत्त पडिक्कल ने 27 गेंदों में 55 रनों की धमाकेदार पारी खेली। गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन ने शतकीय पारी खेली। सुदर्शन ने 58 गेंदों में 100 रनों की धमाकेदार पारी खेली। शुभमन गिल ने सुदर्शन का साथ देते हुए 32 रन बनाए। शुभमन गिल और सुदर्शन के बीच पहले विकेट के लिए 128 रनों की साझेदारी हुई। जॉश बटलर ने 25 और जेसन होल्डर ने 23 रनों की पारी खेली। बेंगलुरु की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा को एक-एक विकेट मिला।